क्लास 12 में बिजनेस स्टडीज में क्या हमें यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। क्लास 12 में कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो क्लास 11 से कनेक्टेड है। तो उसमें है एक आपका यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, छोटे छोटे कंसेप्ट जो यहाँ पे रिपीट होंगे, जैसे शेयर्स क्या है, इक्विटी कैपिटल क्या है, शेयर्स क्या है, इक्विटी शेयर्स क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है, सब समझा दूंगी। 11वीं में अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है ना, तो ये लेक्चर के बाद आगे के 12वीं में बिजनेस स्टडीज की जो आपकी जर्नी है ना दोस्त, वो एकदम स्मूथ हो जाएगी। हाय हेलो नमस्ते और वंस अगेन आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल कॉमर्स वाला पे। और मैं दिशा कारिया मेरी पलटन के लिए इस बार एक अनोखा वीडियो लेकर आई हूँ, जहाँ पे क्लास 11 के बच्चे जो क्लास 12 में यहाँ पे जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई इस बार तो बिजनेस स्टडीज में बड़ा पंगा हो जाएगा, क्योंकि क्लास 11 में तो हमने वैसे पढ़ाई करी नहीं, या तो रट रट कर हम पास हो गए। तो क्लास 12 में बिजनेस स्टडीज में क्या हमें यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो इस एक वीडियो से आपकी दिक्कत जो है यहाँ पे सॉल्व हो सकती है। क्लास 12 में कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो क्लास 11 से कनेक्टेड है। अच्छी खबर ये है कि कुछ ही कंसेप्ट है, ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, और वो छोटे मोटे हर वो कंसेप्ट हम आज इस वीडियो में यहाँ पे क्लियर करेंगे। मेरे दोस्त, अगर क्लास 11 में ना आपने अगर किताब भी नहीं खोली, जस्ट पास हो गए हो, बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करी ना, फिर भी इस वीडियो के बाद क्लास 12 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये है दिशा मैम का वादा, ठीक है। तो चलिए आज के इस ब्रिज कोर्स को हम यहाँ पे शुरू करते हैं, जहां पे हम ये समझेंगे कि सबसे पहले क्लास 11 और 12 में बिजनेस स्टडीज में क्या यहाँ पे कनेक्शन है। कुछ ही ऐसे कंसेप्ट्स है जो आपके क्लास 11 में थे और उसी का कनेक्टेड वर्जन आपके क्लास 12 में है। कौन से है वो कंसेप्ट जो आज हम यहाँ पे कवर करेंगे, तो उसमें है एक आपका यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, ठीक है। याद है वो चैप्टर जिससे आपके पसीने ऐसे छुड़ा दिए थे, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, शेयर्स, डिबेंचर्स, इक्विटी कैपिटल, डेट कैपिटल। जी हाँ, वही क्लास 12 पार्ट बी में यहाँ पे रिपीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम छोटे छोटे कंसेप्ट जो यहाँ पे रिपीट होंगे, जैसे शेयर्स क्या है, इक्विटी कैपिटल क्या है, डेट कैपिटल क्या है, डिविडेंड क्या होता है, रिजर्व कैपिटल क्या होता है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इसको आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। भाई टॉपिक खतरनाक है, लेकिन वीडियो मजेदार यहाँ पे आगे होने वाला है, भरोसा करके देख लो, नाराज नहीं करूंगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि क्लास 11 बिजनेस स्टडीज और क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज में क्या अंतर है। भाई सब्जेक्ट का नाम ना सेम है, लेकिन अगर आप क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज को देखोगे ना, तो वो कहता है बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट। या तो एक सिंपल शब्दों में, एकदम आसान शब्दों में आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ। मान के चलिए कि आप यहाँ पे क्लास 11 के स्टूडेंट थे। क्लास 11 में भी आपने ये सब्जेक्ट जो है, जिसको हम यहाँ पे कहते थे बिजनेस स्टडीज, ये सब्जेक्ट आपने पढ़ा था। ये हो सकता है आपने शायद नहीं भी पढ़ा था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 11th में हम जो भी यहाँ पे इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे बिजनेस, उसके डिफरेंट टाइप्स, या तो जिसको आप यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस भी कहते हो, ठीक है, उसके डिफरेंट फॉर्मेशन के प्रोसीजर्स, ठीक है, उसके डिफरेंट सर्विसेज एक्सेट्रा, इससे जुड़ा होता है। मतलब हर चीज है ना बिजनेस से जुड़ी है, कि भाई बिजनेस क्या होता है, ठीक है, फिर हिस्ट्री ऑफ ट्रेड इन इंडिया क्या था, फिर बिजनेस के डिफरेंट फीचर्स क्या होता है, फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या होती है, फिर गवर्नमेंट कौन सी बिजनेसेस करती है, बिजनेस कौन सी सर्विसेज का इस्तेमाल करती है, छोटे मोटे बिजनेस जिसको हम SSI भी कहते हैं, वो इंडिया में कैसे डेवलप हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यहाँ पे कैसे हो रहा है, इंटरनल ट्रेड क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी क्या होता है, ऐसे सारे चैप्टर्स यहाँ पे आपके थे। तो पूरा का पूरा बिजनेस जो है ना, वो मिल मिलाकर इस किताब में भर दिया था। लेकिन जब आप यहाँ पे क्लास 12 में आ जाते हो, जो कि आप ऑलरेडी आ चुके हो मेरे दोस्त, तो इस केस में जब हम बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट की बात करते हैं बाबू, तो यहाँ पे ना बिजनेस स्टडीज पूरा का पूरा जो है वो भर रखा है एक ही चीज से, जो कि है आपका यहाँ पे मैनेजमेंट। क्या है, तो आपका है यहाँ पे मैनेजमेंट, ठीक है। पहली चीज तो बाबू, बिजनेस और मैनेजमेंट सेम नहीं होता। बिजनेस मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो प्रॉफिट के लिए करते हो, मैनेजमेंट मतलब एक कंपनी को जो चलाना होता है, कंपनी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो पूरे करने होता है, उसको हम यहाँ पे मैनेजमेंट कहते हैं। तो दोनों में ना काफी अंतर है, दोनों में कुछ ऐसे सिमिलर टॉपिक्स है जो यहाँ पे कनेक्टेड है, जो पार्ट बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वगैरह आ जाते हैं, और उसको आज के लेक्चर में हम वैसे भी कवर कर देंगे।
ठीक है, तो इससे क्लैरिटी तो मिल गई, थोड़ी सी ऐसे ठंडक पै गई होगी कि भाई इतना ज्यादा कनेक्शन है नहीं, तो क्लास 11 में नहीं भी पढ़ाई की ना तो थोड़ा सा ऐसे चल मार सकते हो। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं हमारे मेन टॉपिक के साथ जो हमारा यहाँ पे क्लास 12 में जुड़ा हुआ है, जो कि है हमारा यहाँ पे फाइनेंस। किताब खोलोगे ना, पार्ट बी में जाओगे या बिजनेस स्टडीज की जो सेकंड बुक है उसमें अगर आप जाओगे ना तो उसमें आपको पहला चैप्टर दिखेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर आपको दिखेगा फाइनेंशियल मार्केट। इन्हीं चैप्टर में कंसेप्ट यहाँ पे रिपीट होता है। अच्छा, सबसे पहले मैं अगर कहती हूँ फाइनेंस, तो फाइनेंस का मतलब क्या होता है? कॉमर्स के बच्चे कहते हैं पैसा 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 पैसा। अरे भाई पैसा ठीक है, बट फाइनेंस का एक बिजनेस में मतलब क्या होता है या एक बिजनेस में इंपॉर्टेंस क्या होता है? तो सिंपल शब्दों में हम यहाँ पे कहते हैं कि इन एवरी बिजनेस, ध्यान रखना, इन एवरी बिजनेस कहने का मतलब क्या कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, छोटे से बड़ा, सर्विस सेक्टर या फिर प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो या ट्रेडर हो, इन एवरी बिजनेस फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। बेटा तुम कोई भी बिजनेस करो, कोई भी बिजनेस पैसे के बिना तो नहीं चल सकता। ना बिजनेस शुरू हो सकता है, ना बिजनेस चल सकता है, ना बिजनेस ग्रो कर सकता है, ना बिजनेस एक्सपांड कर सकता है। बिजनेस करना है तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए दोस्त। और ये पैसा हमें क्यों लगता है एक बिजनेस में? तो सबसे पहले अगर आपको बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, टू स्टार्ट द बिजनेस, अगर आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए। जैसे अगर आप एक दुकान लेते हो तो पैसा चाहिए, दुकान में सामान भरने के लिए पैसा चाहिए, बिजली का बिल, नौकरों की पगार सब देने के लिए आपको पैसा तो चाहिए। तो बिजनेस शुरू करना है तो पैसा लगेगा। अच्छा, छोटा बिजनेस करोगे तो कम पैसा लगेगा, बड़ा बिजनेस करोगे तो ज्यादा पैसा लगेगा। ठीक है, दूसरा आपको फाइनेंस चाहिए होता है टू रन द बिजनेस, टू रन द बिजनेस। ए बाबू, जब मैं कहती हूँ रन द बिजनेस मतलब भाग मिल्खा भाग नहीं, नो नो नो, टू रन द बिजनेस मतलब बिजनेस को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। बेटा तुमने बिजनेस शुरू तो कर लिया, बट बिजनेस को आपको रन करना है, चलाना है। ठीक है, उसके खर्चे होते हैं, बिजली का बिल पे करना है, एम्प्लॉयज की सैलरी पे करनी है, स्टेशनरी का पैसा पे करना है, रॉ मटेरियल का पैसा पे करना है, सामान भरा अगर दुकान में तो उसका पैसा पे करना है, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने हैं, तो ये सभी के लिए आपको पैसा चाहिए। थर्ड, फाइनेंस की जरूरत होती है टू ग्रो एंड एक्सपैंड द बिजनेस। मुझे अगर बिजनेस को ग्रो करना है, मुझे अगर बिजनेस को एक्सपैंड करना है, मुझे अगर बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाना है, तो भी मुझे यहाँ पे पैसे की जरूरत है। अच्छा, मुझे और एक फैक्ट्री डालनी है, मुझे और एक ब्रांच ओपन करनी है, मुझे और ज्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेचने हैं, हर चीज के लिए बेटा पैसे की जरूरत होती है। कोई भी बिजनेस विदाउट फाइनेंस, बिना पैसे के ना शुरू हो सकता है, ना चल सकता है, ना ही ग्रो या एक्सपैंड हो सकता है। मतलब बिजनेस है तो पैसा मांगता ही चाहिए बॉस। ठीक है, चलो ठीक है, बिजनेस करना है तो पैसा चाहिए, बराबर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब सवाल ये है, ये पैसा आएगा कहां से? भाई हमारे पास तो कोई पेड़ ना रखा है घर पे कि ऐसे पेड़ है, हमने ऐसे ऐसे उसको कराए और ऐसे पैसे पैसे गिर गए, काश। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। तो भाई अगर आपको यहाँ पे बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत है, तो मैं बारिश कर दूं पैसे की, ना हो पाएगी भाई बारिश, तो पैसा आएगा कहाँ से? तो इसीलिए हमें समझना होता है कि अगर बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेस है, मतलब अलग अलग जगह या तरीके हैं जिससे एक बिजनेस फंड्स इकट्ठा कर सकता है, फाइनेंस इकट्ठा कर सकता है, पैसे यहाँ पे रेस कर सकता है या ला सकता है। और इसी को हम कहते हैं सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, या तो आप इसको कह सकते हो सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ये जो सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस है बेटा, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा। ये जो सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, इस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस या बिजनेस फाइनेंस को हम दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं ओन्ड फंड्स। क्या कहते हैं बेटा? ओन्ड फंड्स। दूसरी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं या तो ओल्ड फंड्स, या तो हम इसको कहते हैं बेटा बोरोड फंड्स। क्या कहते हैं? ओल्ड फंड्स या तो बोरोड फंड्स। ठीक है,
सिंपल शब्दों में ओन्ड फंड्स, मेरा खुद का पैसा। बोरोड फंड्स या ओल्ड फंड्स मतलब उधारी पे लिया हुआ पैसा। अगर बिजनेस करना ना बेटा, एक तरीका है कि आपके पास जो खुद के पैसे है, सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, वो आप बिजनेस में डाल दो। अच्छा मेरे पास पैसे नहीं है, ये पैसे कम पड़ रहे हैं, फिर क्या करूं? तो भाई मैं उधारी पे भी तो पैसा ले सकती हूँ, बैंक जा सकती हूँ, बैंक से लोन ले सकती हूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन ले सकती हूँ, दोस्तों रिश्तेदारों से कर्जा ले सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो हम या तो बिजनेस में ओन फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो बिजनेस में हम ओड या तो बोरोड फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं बिजनेस में ओन फंड्स लाना चाहती हूँ या ओन फंड्स इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, तो कहां से आ सकते हैं ये ओन फंड्स के पैसे? पहला और सबसे जरूरी जरिया है या सोर्स है जिसको हम कहते हैं इक्विटी शेयर्स। ठीक है, सेकेंड जरिया या सोर्स है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। अरे एक एक चीज समझाऊंगी, अभी पहले ये चार्ट को यहाँ पे बना लो मेरे साथ। ठीक है, शेयर्स क्या है, इक्विटी शेयर्स क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है, सब समझा दूंगी, चिंता ना करो दोस्त। ठीक है, तो पहला है जिसको हम कहते हैं इक्विटी शेयर्स, उसके बाद है दूसरा जिसको हम यहाँ पे कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, एंड थर्ड तरीका है जिसको हम कहते हैं रिजर्व कैपिटल। क्या कहते हैं? रिजर्व कैपिटल। तीनों को एक एक करके मैं डिटेल में समझा दूंगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मान के चलिए कि मैं कहती हूँ कि थोड़ा पैसा मैं यहां से लेके आऊंगी, थोड़ा पैसा मैं उधारी पे ले लूंगी, तो अगर मुझे बोरोड फंड्स अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो इसके क्या क्या सोर्सेस यहाँ पे हो सकते हैं? सबसे पहला सोर्स है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं डिबेंचर्स। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? डिबेंचर्स। क्या होते हैं डिबेंचर्स, ये भी मैं आपको बता दूंगी। दूसरा जरिया है जिसको हम यहाँ पे कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है, उसके अलावा है आपके लोन्स फ्रॉम बैंक्स, बैंक के पास जाके भी आप लोन ले सकते हो, पैसा उधारी पे यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है जिसको हम कहते हैं लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। बैंकों की तरह डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं जिससे आप पैसा यहाँ पे बोरो कर सकते हो। ठीक है, एक्सेट्रा। मैं यहाँ पे एक्सेट्रा लिख देती हूँ क्योंकि बोरोड फंड्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेस है, बट हमें 2-3 ही सोर्सेस है जो यहाँ पे पढ़ना है। बेसिकली डेट कैपिटल क्या है, डिबेंचर्स क्या है, ये आपको मेनली यहाँ पे क्लास 12 में काम आता है। ठीक है, तो एक एक करके ये जो सारी सोर्सेस है जो अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे ऐसे लिख दिए हैं, इसको हम एक एक करके यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। पहली चीज तो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर समझने से पहले ये समझते हैं कि ये शेयर्स है ना, बड़ी बार आपने सुना होगा शेयर, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये किस चिड़िया का नाम है? मतलब ये होता एग्जैक्टली क्या है और ये किस तरीके से यहाँ पे काम करता है? सिंपल शब्दों में शेयर is the smallest unit of the total capital of the company। ठीक है, अगर सिंपल शब्दों में मैं आपको कहूं ना, तो कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्त, इसको अच्छे से यहाँ पे समझने के लिए। मान के चलो कि कल उठ के ना आपको बिजनेस करना है और आपने सोचा कि आप एक जॉइंट स्टॉक कंपनी सेटअप करोगे, बड़े लेवल पे यहाँ पे बिजनेस करोगे। अच्छा, बड़े लेवल पे बिजनेस करने के लिए पैसा भी ज्यादा लगता है, तो मैंने कहा कि अगर मुझे एक जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस करना है, बड़े लेवल पे बिजनेस करना है, तो मैंने जो कैलकुलेशंस किए उस हिसाब से लेटर से कि मुझे यहाँ पे 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है। कितने की जरूरत है? तो मुझे यहाँ पे 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब ये 1000 करोड़ मुझे कोई एक व्यक्ति या एक बैंक से तो मिलने से रहा, क्योंकि 1000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्त। 100,000 रुपए चाहिए होते ना, लाख रुपए चाहिए होते ना, 10 लाख भी चाहिए होते ना, तो एक व्यक्ति से मिल जाते। बट 1000 करोड़ कोई एक व्यक्ति से मिलना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने कहा कोई नहीं, 1000 करोड़ कोई नहीं देगा, बट अगर मैं किसी से 100 रुपया या 1000 रुपए मांगू, वो तो इंसान दे देगा, है कि नहीं? तो मैंने क्या किया, ये जो 1000 करोड़ है
ठीक है, ये जो 1000 करोड़ है जिसको हम टोटल कैपिटल यहाँ पे कहेंगे कि बिजनेस करने के लिए मुझे टोटल इतना पैसा चाहिए, ये 1000 करोड़ को मैंने बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे डिवाइड किया। तो मैंने क्या किया पता है, ये 1000 करोड़ के 10 करोड़ पीसेस यहाँ पे कर दिए, या आप कह सकते हो ऐसे खच 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 टुकड़े यहाँ पे कर दिए। कितने टुकड़े किए, तो ये 1000 करोड़ कैपिटल के मैंने 10 करोड़ यहाँ पे टुकड़े कर दिए। अब ये बॉक्सेस गिनते मत बैठना, क्योंकि 10 करोड़ बॉक्स अगर बनाने बैठूंगी तो जमाना निकल जाएगा बाबू। एक अजम्पशन ले लेना कि ये मेरा टोटल कैपिटल है, ठीक है, जो कि 1000 करोड़ है, और मैंने इसको क्या किया है, डिवाइड किया है, डिवाइडेड इनटू 10 करोड़ स्मॉल डिविजन्स, या तो आप कह सकते हो पीसेस। ठीक है, तो मेरा टोटल कैपिटल बाबू कितना था, थोड़ा ध्यान से सुनना। मेरा टोटल कैपिटल यहाँ पे कितना था, तो बेटा मेरा टोटल कैपिटल था यहाँ पे 1000 करोड़। उसको मैंने डिवाइड कर दिया 10 करोड़ टुकड़े में। तो मतलब मैं कह सकती हूं 1 पार्ट या तो 1 पीस इज इक्वल टू 100 रुपीस। 1000 डिवाइड बाय 10 करोगे तो 100 आएगा ना बाबू, करोड़ करोड़ छोड़ दो, 100 आएगा ना। मतलब इस एक टुकड़े की कीमत, तुम क्या जानो रमेश बाबू, अरे रमेश बाबू तुम जानते हो इस एक टुकड़े की कीमत कंपनी ने कितनी लगाई बेटा, तो इस एक टुकड़े की कीमत कंपनी ने लगा रखी है 100 रुपया। और ये एक टुकड़े को हम क्या कहते हैं, तो इसी एक टुकड़े को हम कहते हैं शेयर। क्या कहते हैं बाबू, शेयर। तो जो कंपनी का टोटल कैपिटल होता है उसका एक छोटा सा टुकड़ा, इसी को हम शेयर कहते हैं। अब कंपनी क्या करेगी, उसके पास 10 करोड़ टुकड़े हैं, वो ये 10 करोड़ टुकड़े लोगों को ऑफर करेगी कि भाई एक टुकड़े की कीमत 100 रुपया है, आप जितने टुकड़े खरीदना चाहते हो ना आप खरीदो। कोई 1 लेगा, कोई 4 लेगा, कोई 40 लेगा, कोई 4000 लेगा। तो सब अपने हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से इस कंपनी के शेयर को परचेस करेंगे। अच्छा मान के चलो कि यहाँ पे रमेश बाबू जो है इस एक टुकड़े की कीमत यहाँ पे समझ बैठे हैं। तो रमेश ने क्या किया, रमेश ने इस कंपनी के कितने शेयर्स खरीदे, तो रमेश परचेस्ड 100 शेयर्स एट 100 रुपीज पर शेयर। एक शेयर की कीमत, एक टुकड़े की कीमत 100 रुपया थी, उससे 100 टुकड़े खरीद लिए। मतलब रमेश ने 100 शेयर्स खरीदे एट 100 रुपीज पर शेयर, और इस कंपनी को 10,000 रुपए यहां पे दे दिए। लेकिन रमेश ने ऐसा क्यों किया, रमेश ने क्यों कंपनी को भला 10,000 रुपए दिए, यही सवाल तो दिमाग में आता है ना। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, a person who purchases the shares of a company is known as a shareholder। उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम शेयर होल्डर कहते हैं। और शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो ये 100 टुकड़े खरीद के ना रमेश एक तरीके से इस कंपनी का मालिक बन गया है। अच्छा एक लौता मालिक नहीं है, क्योंकि 10 करोड़ टुकड़े थे, किसी ने 5 खरीदे, किसी ने 10, किसी ने 100, किसी ने 400, किसी ने 4000। तो ये सभी लोग एक तरीके से कंपनी के शेयर होल्डर है, एंड शेयर होल्डर को कंपनी का मालिक बनाया जाता है, कंपनी का ओनर बनाया जाता है। मतलब ये कंपनी मेरी
एक तरीके से पूरी कंपनी आपकी अकेले की भली नहीं है, बट आप वन ऑफ द ओनर्स, मालिकों में से एक आप भी हो। चलो ठीक है, ये भी मैंने मान लिया कि रमेश इस कंपनी के मालिकों में से एक बन गया, लेकिन फिर भी रमेश को क्या फायदा होगा? तो मालिक को हमेशा मिलता है मुनाफा। कल उठ के अगर आप बिजनेस करते हो, बिजनेस में अगर मुनाफा होता है तो मुनाफा किसका? अरे आपका ना मेरे मालिक, ठीक है। तो सिमिलरली रमेश यहाँ पे वन ऑफ द ओनर्स ऑफ द कंपनी है, और ओनर है तो कल उठ के अगर कंपनी अच्छा काम करती है, मुनाफा कमाती है, तो उसका एक हिस्सा रमेश को भी मिलेगा। सही कह रही हूँ, राइट? तो यहाँ पे ये जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट, याद रखना, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना मेरी बात। पार्ट ऑफ प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट given to the shareholders is known as dividend। क्या बोलते हैं इसको? डिविडेंड बोलते हैं बिजनेस टर्म में। अच्छा, ये डिविडेंड, ये प्रॉफिट बांटना, ये किस तरीके से काम करता है? एक सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। मान के चलिए ये आपका यहाँ पे टोटल कैपिटल है, मान के चलिए ये आपका यहाँ पे टोटल कैपिटल है, जो कि है यहाँ पे 1000 रुपए। ठीक है, एक कोई भी बिजनेस 1000 रुपए में ऐसे शुरू नहीं हो जाता है, बट एक एग्जाम्पल, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक छोटा फिगर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलिए ये आपका एक टोटल कैपिटल है, जो कि है 1000 रुपए। मैंने ये 1000 रुपए को 100 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया। ठीक है, मैंने ये 1000 रुपए को 100 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया बाबू? तो मैंने इसको डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स किया। ठीक है, अब मान के चलिए मिस्टर ए, अब एक पार्ट मतलब एक शेयर हो गया ना बाबू, ये एक शेयर हो गया। ठीक है, 1000 को 100 में मैंने यहाँ पे बांटा, तो मैं कह सकती हूँ 10 रुपीज पर शेयर इसकी कीमत लग गई। ठीक है, 1000 डिवाइड बाय 100 सिंपल सा हिसाब है, तो एक शेयर की कीमत मैंने यहाँ पे 10 रुपए लगाई। ठीक है, अब मिस्टर ए ने इस कंपनी के यहाँ पे लेटर से 10 शेयर्स खरीदे। ठीक है, एक शेयर की कीमत 10 रुपए, तो उसने कंपनी को 100 रुपए यहाँ पे दे दिए। मिस्टर बी है जिसने इस कंपनी के 20 शेयर्स खरीदे, एक शेयर की कीमत 10 रुपए, तो उसने कंपनी को यहाँ पे 200 रुपए दे दिए। तो इसने 10 शेयर खरीदे, 100 शेयर है, 100 में से 10 खरीदे, मतलब मैं कह सकती हूँ कि अगर परसेंटेज करोगे 100 शेयर से 100 में से इसने 10 खरीदे, मतलब आप कह सकते हो 10% शेयर खरीदे। इसने 100 में से 20 खरीदे, मतलब आप कह सकते हो इसने 20% शेयर यहाँ पे खरीदे। अच्छा, अब कंपनी जब मुनाफा कमाएगी ना, एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए कि कंपनी को टोटल प्रॉफिट हुआ, कंपनी को टोटल प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपए का। कंपनी को इस साल टोटल प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपए का। मैंने टोटल कैपिटल के 100 टुकड़े किए थे ना, उतने ही टुकड़े मेरे को टोटल प्रॉफिट के भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 10,000 डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 100 रुपीज। तो मैंने क्या किया, ये जो 10,000 कंपनी ने मुनाफा कमाया था, उसके मैंने 100 टुकड़े किए। याद रखना, इसके ना तुम 50 कर सकते हो, ना तुम 200 कर सकते हो। जितने टोटल कैपिटल को डिवाइड किया था ना, उतना ही प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा। बराबर? ठीक है, अब यहाँ पे ए के पास 10 शेयर्स थे। ठीक है, पर शेयर 100 रुपीज एज डिविडेंड उसको मिलेगा। ठीक है, अब उसने इसके 10 टुकड़े खरीदे, तो उसको इसके भी 10 टुकड़े मिलेंगे। एक टुकड़ा माने तो 100 रुपया,
तो मतलब ए को कितना मिलेगा? ए को यहाँ पे टोटल 1000 रुपीज एज डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, उसने कंपनी में लगाए थे 100, उसके मिले 1000, और वो भी 1 साल है, आगे तो और मिलता जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं बी की, तो बी ने कंपनी में टोटल 20 शेयर्स खरीदे थे, तो उस हिसाब से उसको प्रॉफिट मुनाफे के भी 20 हिस्से मिलेंगे। ठीक है, मतलब उसको 20 इंटू 100 जो कि है यहाँ पे टोटल 2000 रुपया एज डिविडेंड यहाँ पे मिलेगा। जितने तुम्हारे पास शेयर्स उसी प्रपोर्शन में प्रॉफिट का पार्ट। अगर आप देखोगे ये 10% है तो 1000 भी 10,000 का 10% है, 2000 भी 10,000 का 20% है। तो शेयर ज्यादा डिविडेंड ज्यादा, शेयर्स कम डिविडेंड कम, यही हिसाब यहाँ पे चलता है। बट अगर आपने एक कंपनी का एक भी सिंगल शेयर खरीदा ना, तो भी आप उस कंपनी के शेयर होल्डर, माने तो उस कंपनी के मालिक यहाँ पे हो। ठीक है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले शेयर क्या होता है? तो एक कंपनी का जो भी टोटल कैपिटल है उसको वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल, वन स्मॉल यूनिट ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, उसको हम क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। जो व्यक्ति इस कंपनी का शेयर खरीदता है उस व्यक्ति को हम कहते हैं शेयर होल्डर। एंड शेयर होल्डर को बिजनेस में उस कंपनी का मालिक माना जाता है। अगर एक कंपनी के 1000 शेयर होल्डर्स है मतलब उस कंपनी के 1000 मालिक है, राइट? शेयर्स हम क्यों खरीदते हैं? तो उसका एक कारण होता है कि आप उस कंपनी के मालिक हो, कल उठ के कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी तो आपको उसका एक हिस्सा मिलेगा। प्रॉफिट का एक हिस्सा जो शेयर होल्डर को मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम यहाँ पे डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? डिविडेंड कहते हैं। जितने आपके पास कैपिटल के हिस्से होंगे उतने ही आपको यहाँ पे डिविडेंड का भी हिस्सा मिलेगा। माने तो ज्यादा शेयर्स ज्यादा डिविडेंड, कम शेयर्स कम डिविडेंड। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ शेयर क्या है, डिविडेंड क्या है, ये आपके लिए यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ शेयर्स। वैसे तो अनेक टाइप ऑफ शेयर्स हो सकते हैं, बट हमें सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स यहाँ पे समझ के चलने हैं, जो कि है आपके यहाँ पे इक्विटी शेयर्स एंड आपका यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, 2 टाइप के शेयर्स होते हैं, एक जिसको हम यहाँ पे कहते हैं इक्विटी शेयर्स एंड दूसरा जिसको हम यहाँ पे कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ये दोनों में क्या फर्क है ये मैं डिस्टिंग्विश में तो करा दूंगी, बट एक बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे समझना ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे समझते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है बेटा, देखो एक चीज को यहाँ पे तुम समझो, प्रेफरेंस मतलब किसी को प्रायोरिटी देना। जैसे वो बहुत बार होता है ना, जैसे आप कोई ऐसे अम्यूजमेंट पार्क चले गए जहाँ पे ऐसे रोलर कोस्टर होता है, तो 2 टाइप की टिकटें होती है, एक होता है नॉर्मल टिकट, एक होता है वीआईपी पास। तो वीआईपी पास में क्या होता है ना, आपको लाइन में नहीं रुकना, पहले आप तो प्रेफरेंस मिलता है। तो सिमिलरली जब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं, याद रखना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मतलब ऐसे लोग जो प्रेफरेंस शेयर्स को खरीदते हैं। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट 2 प्रेफरेंशियल राइट्स जिसमें से एक है in terms of payment of dividend and दूसरा है during the winding up of the company। नहीं समझे? समझा रही हूँ बॉस। अगर आपके पास 2 चॉइसेस है, आप कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो, एक चॉइस है कि आप कंपनी के इक्विटी शेयर खरीद सकते हो,
दूसरा चॉइस है कि आप कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हो। लेट अस से कि आपने उस कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स को खरीदा, तो आपको क्या फायदा मिलेगा एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स। पहला फायदा ये है कि कंपनी जब भी मुनाफा कमाएगी, एक सिंपल सा चलिए एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। पहली चीज तो दिमाग में ना यहाँ पे गांठ बांध लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन भी कर सकते हो। द डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज ऑलवेज फिक्स्ड, ठीक है। लेट अस से कि एक कंपनी है, कंपनी का नाम है आयुषी लिमिटेड, ठीक है। कंपनी का क्या नाम है? आयुषी लिमिटेड। इस कंपनी ने भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, इस कंपनी ने भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं। मतलब कंपनी है, बिजनेस करना है, पैसा चाहिए था, तो कंपनी ने इक्विटी शेयर्स भी बेचे, प्रेफरेंस शेयर भी बेचे, बराबर। प्रेफरेंस शेयर बेचते वक्त कंपनी ने पहले से बता दिया था कि डिविडेंड पर प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड पर प्रेफरेंस शेयर will be maximum 100 rupees per share। मतलब कंपनी ने पहले से बता दिया था कि देखो भाई, कंपनी को अगर मुनाफा होगा ना तो प्रेफरेंस शेयर को ज्यादा से ज्यादा 100 रुपया पर शेयर हम डिविडेंड दे सकते हैं, उससे ऊपर तो हम नहीं देंगे, ठीक है। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है ना, वो मैक्सिमम फिक्स्ड होता है। अच्छा, कंपनी ने कम कमाया तो 100 रुपए से कम डिविडेंड मिल सकता है। कंपनी ने कमाया ही नहीं, कंपनी नुकसान में चली गई, तो भाई डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड प्रॉफिट का हिस्सा होता है दोस्त, तो अगर प्रॉफिट ही नहीं कमाया तो हिस्सा कहां से मिलेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ना प्रेफरेंस शेयर्स को जो मैक्सिमम डिविडेंड मिल सकता है वो फिक्स होता है, तो 100 रुपए से ऊपर तो कभी नहीं मिलेगा, उससे कम मिल सकता है, नहीं कमाया तो नहीं मिल सकता है, ठीक है। अब मान के चलिए कि कंपनी ने 2024-25, अभी तो 1 अप्रैल आया ना, हैप्पी बर्थडे टू यू कॉमर्स वाला आया ना, तो यहाँ पे अगर मैं 24-25 का कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखूं, तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट माने तो क्या, सारे खर्चे निकाल दिए, ब्याज भरना था पे कर दिया, गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, सब खर्चा निकालने के बाद अंत में जो पैसा बच गया उसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है। मतलब सारे खर्चे आपने यहाँ पे निकाल दिए। मान के चलिए कि कंपनी का नेट प्रॉफिट है यहाँ पे 1 लाख रुपए। कितना है मेरे दोस्त? 1 लाख रुपए, बराबर। अब इस कंपनी ने टोटल कितने प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट में बेचे थे? तो इस कंपनी ने, मैं कहती हूँ लेटर से, टोटल मार्केट में 1000 प्रेफरेंस शेयर बेचे थे, ठीक है। जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी ना, पहले इनको डिविडेंड देगी। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपया, तो मेरे को सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। प्रेफरेंस डिविडेंड माने तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया हुआ डिविडेंड, बराबर। अब यहाँ पे टोटल 1000 प्रेफरेंस शेयर्स है, मैंने उनको बोला था कि आपको 100 रुपया पर शेयर डिविडेंड मिल सकता है, तो 1000 इंटू 100 किया तो यहाँ पे ही ये कितना हो गया बाबू? 1 लाख रुपया हो गया। तो मेरे 1 लाख रुपए जो है वो यहाँ पे चले जाएंगे इन पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। 1 लाख रुपया कमाया, बराबर। प्रेफरेंस शेयर मैंने 1000 बेचे थे, एक शेयर के पीछे 100 रुपया डिविडेंड का वादा किया था, तो 1000 इंटू 100 माने तो 1 लाख, तो 1 लाख रुपया तो मेरा खत्म हो गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटने में। अब मेरे पास क्या बचा दोस्त? ठन ठन गोपाल, ठीक है। अब बेचारे मेरे इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्या? तो इस केस में इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी डिविडेंड नहीं मिलेगा।
कहने का मतलब ये है कि कंपनी जब भी मुनाफा कमाती है, मुनाफे में से सबसे पहले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद, उनका डिविडेंड पे आउट करने के बाद, अगर कंपनी के पास पैसा बच गया तो वो उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांटती है। बट अगर पैसा नहीं बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलता। तो ये पहला फायदा है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है। सेम तरीके से कल उठ के मान के चलो जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, वाइंड अप मतलब बोरिया बिस्तर बांध के बंद हो रही है दोस्त। जॉइंट स्टॉक कंपनी कायदे कानून से शुरू होती है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर तुमको बंद करनी है तो उसके लिए भी एक कानूनन प्रोसेस होता है, और उसी प्रोसेस को वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बोलता है। प्रोसेस पढ़ने की, जानने की कोई जरूरत नहीं है। बट एक चीज को यहाँ पे समझो कि कंपनी जब भी बंद हो रही है, मतलब कंपनी जब भी वाइंडिंग अप हो रही है, तो इस केस में कंपनी सबसे पहले हिसाब चुकता करती है उसके क्रेडिटर्स का। ठीक है, क्रेडिटर्स माने तो जिससे भी कंपनी ने उधारी पे पैसा लिया है, चाहे वो बैंक से लिया हो, चाहे डिबेंचर से लिया हो, कहीं से भी। तो जहां जहां से उधारी पे पैसा लिया है ना, पहले उनका पैसा उनको यहाँ पे पे आउट करना पड़ता है। उसके बाद पैसा अगर बच गया तो दूसरे नंबर पे वो पे आउट करती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। किसको पे आउट करती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अब मैंने सारे क्रेडिटर्स को हिसाब किताब कर दिया, सारा पैसा पे आउट कर दिया, मैंने सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा पे आउट कर दिया, उसके बाद भी पैसा बच गया, तो इस केस में फिर थर्ड नंबर पे आते हैं आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स। इन शॉर्ट, इक्विटी शेयर होल्डर्स का नंबर ना हमेशा आखिरी में आता है, और चाहे डिविडेंड की बात करो, चाहे कंपनी बंद की बात करो, पहला मौका हमेशा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पेमेंट का आता है। तो ये दो प्रेफरेंशियल राइट्स है, दो फायदे हैं जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को यहाँ पे मिलता है। बच्चे कहते हैं मैम फिर इंसान इक्विटी शेयर्स खरीदता ही क्यों है? एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मान के चलिए प्रीवियस केस में हमारे कंपनी ने मुनाफा कमाया था 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। लेटेस्ट से 2025-26 आ गया, इस साल ना कंपनी ने एकदम मचा दी है, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, मतलब सारा खर्चा निकालने के बाद वो अब हो गया है 10 लाख रुपए। अच्छा, प्रॉफिट में से सबसे पहले तो मेरे को प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा, लेकिन उनका डिविडेंड तो हमेशा यहाँ पे फिक्स्ड होता है, जो कि था 100 रुपया पर शेयर, बराबर टोटल कितने शेयर्स थे? तो 1000 शेयर्स थे, तो 1000 शेयर्स इंटू 100 रुपीज पर शेयर अगर मैं करूं तो चलो ठीक है, 1 लाख रुपया जो है मैं यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में बांट दूंगी। लेकिन उसके बाद भी मेरे पास अभी 9 लाख रुपए यहाँ पे बचे हुए हैं। ये पूरे 9 लाख जो है ये यहाँ पे डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स में बटेगा। ठीक है, मान के चलो कि जैसे 1000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे वैसे ही 1000 इक्विटी शेयर्स है, तो भाई ये सारा 9 लाख इन 1000 लोगों में, 1000 शेयर्स में यहाँ पे बटेगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ना 100 रुपए से ज्यादा कभी नहीं मिलेगा। कंपनी ज्यादा कमाएगी ना तो भी उनको तो 100 रुपए मिलेगा, लेकिन जब कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कमाती है, जब कंपनी ग्रो करती है, एक्सपांड करती है, तो उसका मुनाफा इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। दूसरी चीज आपको यहां पे याद रखना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स do not have voting rights। देखो, एक तरीके से वो शेयर होल्डर है, वो कंपनी के मालिक है, बट उनको ना कभी रियल मालिक का दर्जा नहीं मिलता, क्योंकि वो असल रिस्क तो ले नहीं रहे, तो उनको ना वोटिंग का अधिकार नहीं है।
बेसिकली कंपनी में जब भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं तो उनको इस डिसीजन का हिस्सा नहीं बनाया जाता, उनको वहां पे वोट करने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, वही आपको याद रखना है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल owners and have voting rights। इक्विटी शेयर होल्डर्स रियल ओनर्स माने जाते हैं और उनको कंपनी के हर डिसीजन में हिस्सा लेने का अधिकार होता है, वोटिंग राइट यहाँ पे होता है। तो इसीलिए काफी लोग अगर देखेंगे जो रियल प्रॉफिट देखते हैं, जो रियल रिस्क लेते हैं इन्वेस्टमेंट में, वो इक्विटी शेयर यहाँ पे खरीदते हैं। ठीक है, फटाफट यहाँ पे दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश एक बार कर लेते हैं, जिससे सारे पॉइंट्स एक बार और हमारे लिए क्लियर हो जाएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर? सबसे पहले जब हम डिविडेंड डिक्लेयर की बात करेंगे, ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तब मिलता है जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे आउट हो जाता है और उसके बाद भी पैसा बच जाता है। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद जो पैसा बचता है उसको हम कहते हैं रेसिडुअल इनकम। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? रेसिडुअल इनकम। बिजनेस टर्म है, याद रखोगे, ठीक है, नहीं रखोगे तो भी 12th में इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। ठीक है, इन शॉर्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे आखिरी में पैसा मिलता है। वही प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास प्रेफरेंशियल राइट होता है, उनको जब भी नेट प्रॉफिट होता है पहले उनको डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड रेट की बात करेंगे तो बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है जो प्रेफरेंस शेयर इश्यू करते वक्त, मार्केट में बेचते वक्त ही कंपनी डिक्लेयर करती है। इक्विटी शेयर्स का कोई भी यहाँ पे फिक्स डिविडेंड नहीं होता है। प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जितना भी पैसा बचा, चाहे वो 9 रुपया हो, 9,000 हो, 9 लाख हो कि 90 लाख हो, सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है। ठीक है, वोटिंग राइट्स की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होती एक्सेप्ट फॉर सर्टेन सिचुएशंस। जैसे मान के चलो कंपनी ने 3 साल लगातार डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, तो उसके बाद उनके पास एक मौका होता है कंपनी से वोटिंग राइट मांगने का। बट ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स यहाँ पे होती है, कंपनी में डिसीजन लेने का अधिकार उनके पास होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करते हैं वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी ऐसे बंद हो रही है, तो बंद होने में भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास फायदा होता है, तभी भी उनको प्रेफरेंशियल राइट यहाँ पे मिलता है। और उनको देने के बाद अगर बचा तब जाकर इक्विटी शेयर होल्डर्स को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो उनके पास ऐसे एसेट क्लेम कि अरे मेरा पैसा कैसे चुकेगा, ये एसेट पे मेरा अधिकार, ये सब नहीं होता है। तो असली रिस्क तो बाबू इक्विटी शेयर्स में होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका इक्विटी कैपिटल एंड डेट कैपिटल। पहली चीज तो इक्विटी कैपिटल क्या होता है, डेट कैपिटल क्या होता है, ये आप यहाँ पे समझो। ठीक है, तो अगर मैं इक्विटी कैपिटल की बात करूं तो यहाँ पे कंपनी जो भी पैसा लाती है शेयर से इन एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप राइट्स, मतलब एक तरीके से कंपनी जो भी पैसा शेयर से लाती है, एक एग्जांपल देती हूं। ठीक है, मान के चलो कि कंपनी है जो कि है XYZ लिमिटेड। ओके, इस कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹100 ईच यहां पे इशू किए। तो 10,000 इंटू 100 तो कितने हो गए? तो मैं 10,000 इंटू 100 करूंगी तो वो यहां पे हो जाएगा 10 लाख रुपया। ठीक है, तो ये जो पैसा शेयर्स इशू करने से मेरे पास आया, शेयर्स इशू करने से या शेयर्स बेचने से कंपनी जो भी पैसा यहाँ पे लाती है उस पैसे को हम यहाँ पे कहते हैं इक्विटी कैपिटल। ठीक है, वही अगर कंपनी पैसा कहीं से भी बोरो करती है, चाहे बैंक से चाहे डिबेंचर्स के द्वारा, तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं डेट कैपिटल। क्या कहते हैं? डेट कैपिटल। अच्छा, दोनों में फर्क क्या होता है? या कंपनी इक्विटी ले या डेट ले, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। देखो, पहले तो ना दोनों में अंतर यहाँ पे समझो। डेट मतलब कर्जा, उधारी का पैसा,
अगर आप कहीं से भी कंपनी में डेट कैपिटल लाते हो, चाहे आप डिबेंचर होल्डर से लाओ, चाहे आप बैंक से लाओ, चाहे आप दोस्त रिश्तेदार से लाओ, चाहे आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लाओ, ठीक है, आपको ये चीज बेटा यहाँ पे ध्यान में रखनी है। डेट कैपिटल, ठीक है, ये जो है यहाँ पे बोरोड मनी है, दैट इज टू बी रिटर्न्ड आफ्टर अ fixed tenure and interest is to be paid by the company irrespective of profit और लॉस। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, ठीक है, मान के चलो कल उठ के आपने यहाँ पे लैम्बोर्गिनी ली, ठीक है, लैम्बोर्गिनी चलाई जानियो, ठीक है, तो कल उठ के आपने यहाँ पे लैम्बोर्गिनी ले ली। अब आपने लैम्बोर्गिनी ली, आपके पास पैसे नहीं थे, आप बैंक के पास गए, बैंक के पास से आपने उधारी पे पैसे लिए और आपने यहाँ पे लैम्बोर्गिनी ले ली। लैम्बोर्गिनी लेने के बाद कोविड आ गया तो धंधा पानी बंद हो गया। अच्छा, अब गाड़ी तो ले ली, कर्जा तो कर लिया, हर महीने बैंक से फोन आए, सर ईएमआई चुकाओ, सर ईएमआई चुकाओ, सर ईएमआई चुकाओ। भाई कर्जा लिया तो ब्याज और ईएमआई तो देना ही पड़ेगा ना बॉस। हाँ, तो तुम बैंक को ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा धंधा पानी बंद हो गया, मेरी नौकरी चले गई, मैं तुमको नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। नो, कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी अगर उधारी पे पैसा लेता है या कंपनी लेती है तो इस केस में वो पैसा एक पर्टिकुलर समय के लिए लिया जाता है। जैसे आपने 5 साल के लिए उधारी ली, 10 साल के लिए उधारी ली। पहली चीज तो अगर आपने 5 साल के लिए उधारी ली तो 5 साल के बाद वो पैसा उनको वापस देना है। दूसरी चीज, चाहे कंपनी मुनाफा कमाए कि नुकसान में जाए, ब्याज तो आपको पे करना ही पड़ता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि डेट कैपिटल जो होता है ना, उधारी का जो पैसा होता है ना बेटा, उसमें रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि एक तो ना आपका इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ जाएगा। अब आप नुकसान में चले गए फिर भी आपको इंटरेस्ट पे करना है तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, ये पैसा आपके पास हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए नहीं रहेगा। 2 साल के बाद या 5 साल के बाद, जितने भी समय के लिए आपने उधारी लिया है ना, उसके बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दूसरी अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ इक्विटी कैपिटल की, दूसरी अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ इक्विटी कैपिटल की, ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है, it is known as the permanent capital and dividend is to be paid only when the company earns profits। ठीक है, तो इक्विटी कैपिटल मतलब शेयर से आया हुआ जो पैसा है वो आपको कभी लौटाना नहीं पड़ता है। जब तक कंपनी चल रही है तब तक वो पैसा आपका, इसलिए हम उसको ओन्ड कैपिटल कहते हैं, खुद का पैसा, क्योंकि लौटाना तो है नहीं। दूसरी चीज, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तो देना होता है, लेकिन सिर्फ तभी जब कंपनी मुनाफा कमाएगी। अगर कंपनी नुकसान में चली गई तो आपको तो कोई डिविडेंड देना ही नहीं है ना, मतलब आप यहाँ पे सेफ हो। तो कंपेयर टू डेट कैपिटल इक्विटी काफी सेफ होता है। बट ऐसा नहीं है कि कंपनी इक्विटी से ही पैसा लाती है, कंपनी टू कंपनी कितनी रिस्क लेने की उनकी क्षमता या कैपेसिटी है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए भाई फटाफट हम इक्विटी और डेट कैपिटल में जो यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। चलिए ठीक है,
तो सबसे पहला डिफरेंस जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम डेट कैपिटल की बात करें तो वो उधारी का पैसा है जो एक फिक्स समय के लिए आप उधारी के लिए लेते हो और समय खत्म होते ही वो पैसा आपको लौटाना होता है। इक्विटी कैपिटल परमानेंट है, वो आपको कभी किसी को लौटाना नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम रोल की बात करें तो डेट कैपिटल कंपनी के लिए लायबिलिटी मतलब कर्जा है जो कंपनी को वापस लौटाना है, लेकिन इक्विटी कैपिटल जो है वो एक तरीके से कंपनी का परमानेंट कैपिटल है जो उसको कभी भी लौटाना नहीं है, वो कंपनी का खुद का ओन्ड फंड्स है, ठीक है। स्टेटस ऑफ लेंडर, लेंडर मतलब जो व्यक्ति आपको पैसा दे रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक्स कंपनी को 10,000 रुपए उधारी पे दिए तो मैं लेंडर हूं जो आपको पैसा दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटस ऑफ लेंडर की बात करें तो जो भी आपको उधारी पे पैसा देता है वो आपके लिए एक क्रेडिटर है, ऐसा व्यक्ति जिसने उधारी क्रेडिट पे आपको पैसा दिया है। जो व्यक्ति आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद के आपको पैसा देता है वो कंपनी का शेयर होल्डर जाना जाता है। तो अगर उधारी पे आपने कंपनी को पैसा दिया तो आप क्रेडिटर हो, आपने कंपनी के शेयर्स खरीद के कंपनी को पैसा दिया तो आप शेयर होल्डर हो, ठीक है। रिस्क ऑफ इन्वेस्टर की बात करें, इन्वेस्टर मतलब जो उस कंपनी में पैसा लगा रहा है, तो अगर मैंने कंपनी को उधारी पे पैसा दिया तो मेरे लिए रिस्क कम है, इसका मैं कारण या लॉजिक भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब देखो कंपनी मुनाफे में जाए कि नुकसान में जाए, मेरे को मेरा ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा। कल उठ के अगर कंपनी बंद भी हो जाती है तो सबसे पहले मेरे पैसे की रिकवरी होगी, मतलब एक तरीके से मेरे लिए तो वो सेफ है ना। वहीं अगर आप शेयर होल्डर की बात करोगे ना तो भाई काफी ज्यादा रिस्क होता है कंपनी के शेयर्स खरीदने में, क्योंकि एक तो जब भी आपका पेमेंट की बारी आएगी आपको पैसा तभी मिलेगा अगर कंपनी मुनाफा कमा रही है, ठीक है। अगर मुनाफा कमाया तो डिविडेंड मिलेगा, कल उठ के कंपनी बंद भी हो गई ना तो आखिर में पैसा बचा तो आपको मिलेगा, अगर खत्म हो गया लोगों को चुकाते चुकाते तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट जो कि है पे ऑफ, मतलब बदले में आपको क्या मिलता है। तो अगर आप कंपनी को उधारी पे पैसा देते हो तो आपको ब्याज मिलता है, अगर आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आपको डिविडेंड मिलता है, ठीक है। सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी का मतलब क्या, जैसे मैं आज किसी को उधारी पे पैसा दे रही हूँ तो मैं उसको पूछूंगी ना कि भाई क्या सिक्योरिटी है, कल उठ के अगर आप मेरा पैसा लेके भाग गए, मेरा पैसा नहीं चुकाया तो मैं क्या करूं। इसको ना बैंकिंग शब्दों में कोलैटरल भी कहा जाता है या कोलैटरल सिक्योरिटी भी कहा जाता है, मतलब कुछ चीज गिरवी रखना। तो जब हम डेट की बात करते हैं तो अगर छोटे मोटे डेट्स है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पब्लिक डिपॉजिट्स ले रहे हो, कम अमाउंट ऑफ मनी है, कम ब्याज है, तो उसमें सिक्योरिटी नहीं होती। कुछ ऐसे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे डिबेंचर है, जहां पे आप 10 साल 12 साल के लिए कंपनी को उधारी पे पैसा दे रहे हो तो वो सिक्योर्ड होते हैं, कंपनी उसके बदले एसेट्स को जो है कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे रखती है। तो डेट सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, ठीक है। बट इक्विटी कैपिटल हमेशा अनसिक्योर्ड होता है, आपको ऐसा नहीं है कि कंपनी ने कोई चीज गिरवी रखी है कि कल उठ के कंपनी नुकसान में चली गई तो ये आपका, नो, हमेशा अनसिक्योर्ड होता है, ठीक है। चलिए आगे जाते बेटा टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। आखिरी दो कंसेप्ट है जहां पे आपको फिक्स कैपिटल क्या है एंड वर्किंग कैपिटल क्या है, बस इतना यहाँ पे समझना है, ठीक है। अभी तक आपने ये समझा कि बिजनेस करना है तो बिजनेस में पैसा जरूरी है, जिसको हम फाइनेंस कहते हैं या एक तरीके से बिजनेस टर्म में इसको हम कैपिटल कहते हैं। लेकिन जब भी आप बिजनेस करते हो, जब भी आपको बिजनेस में कैपिटल की जरूरत पड़ती है या पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये दो चीजों में यहाँ पे डिवाइड होता है, या दो चीजों के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। एक तो आपको पैसे की जरूरत पड़ती है टू परचेस वेरियस फिक्स्ड एसेट्स। अब मेरे को बिजनेस शुरू करना है तो बिजनेस में कुछ फिक्स एसेट्स लगते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड है, ठीक है, कोई बिल्डिंग है, मशीनरी है, एक्सेट्रा, ठीक है। एक तो बिजनेस करने के लिए कुछ फिक्स एसेट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए आपको यहाँ पे पैसा चाहिए।
दूसरा, आपको पैसे की जरूरत पड़ती है टू रन द बिजनेस ऑपरेशंस स्मूथली। मतलब बिजनेस को चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चले कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, बिजली का बिल पे करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको वेजेस एंड सैलरी पे करनी है। आपके बिजनेस में कुछ स्टेशनरीज लगती है, उसका आपको यहाँ पे पैसा देना है, एक्सेट्रा। मतलब बिजनेस को डेली रन करने के लिए, चलाने के लिए भी तो कुछ खर्चे होते हैं, तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। इन शॉर्ट, फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए जो भी आपको पैसा चाहिए उसको हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। वही बिजनेस को चलाने के लिए जो डेली के उसके छोटे मोटे खर्चे होते हैं, उसके लिए जो पैसा चाहिए तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। ठीक है। और एक सिंपल सी चीज, वर्किंग कैपिटल के कुछ फॉर्मूलाज है, लिख लेना, याद कर लेना, आगे आपको आने ही वाले हैं। ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला है, अगर मैं वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना चाहूं, अगर मैं चाहूं ये जानना कि मेरे बिजनेस का वर्किंग कैपिटल कितना है, ठीक है, तो इसमें एक होता है जिसको हम कहते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो उसको हम यहाँ पे कहते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब सिंपल शब्दों में द टोटल ऑफ करंट एसेट, जैसे स्टॉक है, जैसे बिल्स रिसीवेबल है, जैसे कैश इन हैंड है, ये सब करंट एसेट्स है। ठीक है। वहीं अगर दूसरा कैलकुलेशन है जिसको हम कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल, एक होता है ग्रॉस वैल्यू, एक होता है नेट वैल्यू। तो अगर मैं नेट वर्किंग कैपिटल यहां पे कैलकुलेट करना चाहती हूं तो उसका फॉर्मूला है द करंट एसेट्स माइनस द करंट लायबिलिटीज। द करंट एसेट्स माइनस द करंट लायबिलिटीज। ठीक है। तो फटाफट यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बिजनेस में जो पैसा लगता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस। ये कैपिटल दो चीजों के लिए लगता है। एक, बिजनेस में हमें जो फिक्स एसेट चाहिए जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ये खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए। ये खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसको हम कहते हैं फिक्स कैपिटल ऑफ द कंपनी। दूसरा, कंपनी को चलाने के लिए, उसके डेली स्मूथ ऑपरेशंस के लिए भी हमें पैसे चाहिए होते हैं, जैसे बिजली का बिल पे करना है, पानी का बिल पे करना है, रॉ मटेरियल के पैसे देने हैं, स्टेशनरी के पैसे देने हैं, तो उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी। वर्किंग कैपिटल की दो वैल्यूज होती है, ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब टोटल या समेशन या एडिशन ऑफ द करंट एसेट्स। वहीं अगर नेट वैल्यू निकालनी है तो करंट एसेट्स मतलब जो भी आपका टोटल वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स है उसमें से टोटल वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज आपको यहाँ पे माइनस कर देना है। ठीक है। तो छोटे छोटे ही टॉपिक्स है, वो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है। ज्यादातर डिबेंचर्स क्या है, बॉन्ड्स क्या है, आईसीडी क्या है, पब्लिक डिपॉजिट्स क्या है, ये सब आपको नहीं आता है। डेट कैपिटल क्या है, इक्विटी कैपिटल क्या है, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं कि कंपनी में डेट कैपिटल कितना होना चाहिए, इक्विटी कैपिटल कितना होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है, फिक्स कैपिटल की किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऐसे वाले क्वेश्चंस आता है। तो इसीलिए ना इनके बारे में जानना कि शेयर्स क्या है, डेट कैपिटल क्या है, इक्विटी कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल जरूरी था बॉस, जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। फिर भी हो सकता है कि एक आधा वर्ड है या टॉपिक है उसमें कोई कंफ्यूजन रह गया हो, समझ में ना आया हो, या डाउट रह गया हो, या कोई शंका रह गई हो। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी हमें कितना समझ में आया ये कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, मैं भी आंसर बताऊंगी, आप भी आंसर बताना, समझ जाएंगे। ठीक है। सबसे पहला सवाल है, XYZ Limited was a manufacturing firm. They wanted to upgrade their technology and decided to invest 50 lakh rupees for the same. ये कौन से कैपिटल का यहाँ पे एग्जाम्पल है?
तो जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मशीनरी की बात करते हैं, फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स की बात करते हैं, ये सब एक कंपनी के लिए फिक्स्ड एसेट्स है और इसीलिए इसके लिए जो कैपिटल या पैसा लगता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्त? एब्सोल्युटली करेक्ट, उसको हम फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश शेयर होल्डर्स गेट प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो जब भी डिविडेंड पे आउट किया जाता है तो किसको प्रायोरिटी मिलती है? पहला मौका मिलता है वो वीआईपी पास मिलता है। तो जी हाँ, द करेक्ट आंसर इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंशियल राइट या प्रायोरिटी मिलता है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, आगे जाते बेटा फिर टू द नेक्स्ट। डैश कैपिटल हैज हायर रिस्क फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, कंपनी के नजरिए से देखोगे तो रिस्क किस में ज्यादा है? इक्विटी में, डेट में या दोनों में? तो कंपनी के नजरिए से देखोगे ना तो कंपनी के लिए डेट में रिस्क ज्यादा है, क्योंकि भाई मुनाफा कमाओ ना कमाओ तुम्हें ब्याज तो देना ही देना ना, इसीलिए। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पे ऑफ फॉर द शेयर होल्डर्स इन टर्म्स ऑफ शेयर इन प्रॉफिट इज नोन एज डैश। शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का जो एक हिस्सा मिलता है उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है उसको हम यहाँ पे डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओन्ड फंड्स ऑफ द कंपनी। तो जैसे मैंने आपको बताया था दो तरीके के फंड्स होते हैं, ओन्ड फंड्स एंड बोरोड फंड्स। तो इनमें से ना एक ओन्ड फंड्स में नहीं आता, कौन सा? तो अगर आप शेयर्स की बात करोगे ये तो ओन्ड फंड्स है, अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स की बात करोगे तो भी ओन्ड फंड्स है, रिजर्व कैपिटल भी ओन्ड फंड्स है, लेकिन डिबेंचर से आया हुआ पैसा कंपनी के लिए बोरोड फंड है, उधारी का पैसा है, क्योंकि ये कंपनी को लौटाना भी है और उसके ऊपर ब्याज भी पे करना है। ठीक है, चलिए तो आगे जाते हैं समरी के ऊपर। एक क्विक रिवीजन में आपको यहाँ पे दे देती हूँ आज हमने यहाँ पे क्या क्या किया। सबसे पहले हमने ये देखा कि फाइनेंस जो है कोई भी कंपनी के लिए सबसे जरूरी चीज है, कोई भी बिजनेस के लिए सबसे जरूरी चीज होती है। बिजनेस शुरू करना है, चलाना है, ग्रो एक्सपैंड करना है, पैसा तो चाहिए। हर एक बिजनेस पैसा लाना चाहता है या बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहता है। ये करने के लिए उसके पास दो मेन सोर्सेस होते हैं, ओन्ड फंड्स एंड ओड या तो बोरोड फंड्स। ओन्ड फंड्स मतलब कंपनी का खुद का पैसा जो कंपनी ला सकती है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व कैपिटल से। बोरोड फंड्स मतलब कंपनी का उधारी का पैसा जो कंपनी ला सकती है डिबेंचर्स, लोन से, पब्लिक डिपॉजिट से, एटसेट्रा। अब जब कंपनी पैसा शेयर से लाना चाहती है तो शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर मतलब जो भी कंपनी का टोटल कैपिटल है उसका एक छोटा सा हिस्सा, a small unit or a smallest unit of the total capital of the company। तो टोटल कैपिटल को बहुत सारे हिस्सों में बांट देती है और उसका एक छोटा हिस्सा शेयर बन जाता है। जो व्यक्ति शेयर खरीदता है वो शेयर होल्डर मतलब कंपनी का मालिक बन जाता है। तो जब भी कंपनी मुनाफा कमाती है उसका एक हिस्सा उस मालिक को जाता है और उस हिस्से को हम यहाँ पे कहते हैं डिविडेंड। शेयर्स दो तरीके के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो अधिकार होते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास नहीं होते हैं। सबसे पहले कंपनी जब भी मुनाफा कमाती है तो पहला अधिकार मुनाफे पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का होता है। तो पहले उनको डिविडेंड दिया जाता है, उनका डिविडेंड हमेशा फिक्स्ड होता है। ठीक है, उनको डिविडेंड देने के बाद अगर पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। दूसरा, कंपनी जब वाइंडिंग अप हो रही है, बंद हो रही है, उस समय पे पहला हम पेमेंट करते हैं क्रेडिटर्स को, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, फिर बचा तो अंत में इक्विटी शेयर होल्डर्स की बारी आती है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास भी कुछ मुनाफे होते हैं। सबसे पहला, उनको रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी माना जाता है और उनके पास वोट करने का अधिकार, कंपनी के डिसीजन में हिस्सा लेने का अधिकार होता है। साथ ही साथ जो भी पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद बच जाता है, सारा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो कंपनी जब भी अच्छा परफॉर्म करती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ज्यादा अर्निंग कमाने का मौका यहाँ पे होता है। ठीक है, उसके बाद हमने डिफरेंस देखा था बिटवीन इक्विटी कैपिटल एंड डेट कैपिटल। पहली चीज, डेट कैपिटल मतलब उधारी का पैसा जो आपको एक समय के बाद लौटाना भी है और उसके ऊपर ब्याज भी रेगुलरली पे करना पड़ता है, चाहे आप मुनाफा कमाओ चाहे आप नुकसान में जाओ।
इक्विटी का पैसा मतलब कंपनी का ओन्ड पैसा, खुद का पैसा जो शेयर्स इशू करके कंपनी इकट्ठा करती है। ये पैसा ना आपको कभी लौटाना होता है और इसमें जो आप डिविडेंड देते हो सिर्फ तब देते हो जब कंपनी यहाँ पे मुनाफा कमाती है। कंपनी के नजरिए से देखोगे तो कंपनी के लिए इक्विटी कैपिटल ज्यादा सेफ होता है एज कंपेयर टू डेट कैपिटल। कंपनी का जो टोटल कैपिटल है वो दो हिस्सों में यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, एक फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए, एक कंपनी के रेगुलर जो ऑपरेशनल खर्चे हैं वो चलाने के लिए। जो पैसा हमें लगता है फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए वो फिक्स कैपिटल है, जो पैसा हमें लगता है कंपनी के डेली के खर्चे चलाने के लिए वो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल ग्रॉस होता है एंड नेट वैल्यू भी होती है। ग्रॉस वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं सारे करंट एसेट्स को ऐड करके, द टोटल ऑफ करंट एसेट्स। नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो करंट एसेट्स माइनस द करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा आज का जो सेशन है हम यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आगे हम जरूर मिलेंगे। ऑब्वियसली मैं आपको यहाँ पे आज कोई होमवर्क यहाँ पे नहीं दे रही हूँ, ठीक है, बट आगे के सेशंस में हम बैच में जरूर मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम 12th की बिजनेस स्टडीज की धमाकेदार यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं। बट उम्मीद करती हूँ कि 11वीं में अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है ना, तो ये लेक्चर के बाद आगे के 12वीं में बिजनेस स्टडीज की जो आपकी जर्नी है ना दोस्त, वो एकदम स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, बाकी दिशा मैम की जो पलटन है, इस क्वीन की जो बटालियन है, तैयार रहिएगा, हम आ रहे हैं आपकी मजेदार और जबरदस्त तैयारी कराने के लिए। बाकी आज के लिए यहीं पे टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।